Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो कल हमने प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन पेपर देखा था जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे जो हमें डिस्कस करने थे। जैसे कि एक था आपका हमने ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बोला था कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मैंने कराया हुआ है क्लासेस देखना। तो उसके एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें मैंने आप एक मिस्टेक कर दी थी। एक्चुअली आपको मैंने एक चीज गलत बता दी थी, ठीक है। उसमें क्योंकि टाइप्स बहुत सारे होते हैं तो कल मैं थोड़ी बिजी थी तो जल्दीबाजी में हो गया, तो मैं आपको अभी वो करेक्शन भी बताऊंगी क्या था। दूसरा, मैंने आपको एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन कराया था। मैंने बोला था कि आप क्लासेस देखें। एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन का मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम उसको करेंगे आज। ठीक है। आपका हम आज एस्टिमेशन करेंगे कि एस्टिमेशन में क्या चीजें होती हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू दूंगी मैं आपको एस्टिमेशन का भी। विटिल स्टैटिस्टिक, तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर हम हमारी और क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर। तो जैसे हम एक कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगी मैं प्रीवियस ईयर, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसके कंसेप्ट्स क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का ये वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको गलत उसका ऑप्शन बता दिया था। इसमें द सोल्यूशन ऑफ टू अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद m rows एंड n कॉलम इज फिजिबल इफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस आर। तो जब m रोज हो n कॉलम हो तो फिजिबल, जब हमें फिजिबिलिटी निकालनी होती है पॉजिटिव एलोकेशन की, तो उसका फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई में n। ठीक है। अब ये होता है इसका आपका ट्रांसपोर्टेशन में हम फिजिबल निकालते हैं, one that satisfy all the supply and demand constraint as well as non-negativity constraint. And the number of positive allocation of feasible solution is total number of cells in the transportation table that are assigned a positive quantity of goods to be transported. जो हम number of cells assign करते हैं और हम ये देखते हैं कि उन्हें positive quantity of goods मिला हो, उसको हम positive allocation कहते हैं। तो the minimum number of allocation required for feasible solution depend on the supply and the demand constraint. तो कितनी number of allocation मिलनी है वो किस पे depend करती है? Demand और supply constraint पे। Especially the minimum number of allocation required is equal to the maximum of the total supply and total demand. तो हमें क्या होता है, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई। तो इफ वी असाइन पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू अ ईच सेल इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल, देन टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन विल बी m इंटू में n। अगर हमें पॉजिटिव एलोकेशन करनी है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, m इंटू में n करके। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये नेक्स्ट था जो मैंने आपको मतलब मैंने m+n-1 का फॉर्मूला बोल दिया था, वो होता है हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करने का। ठीक है। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकालने हैं तो हमें m प्लस में n, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने हैं तो m इंटू में n। ठीक है, जब हमें क्या, m हमारा सप्लाई पॉइंट हो और n हमारा डिमांड पॉइंट्स हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन के। मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस क्या करे थे, मार्क कराए थे कि आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं खुद से। ठीक है, क्लासेस देखो और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अब ये मैं क्वेश्चंस आपको आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब पहले हम टॉपिक का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि क्या वो कंसेप्ट्स थे। एक रिवीजन टाइप मान लो आप इसको कि एक रिवीजन चल रहा है आपका। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट होता क्या है, जब हम क्या होता है किसी एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कोई क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल में भी अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी क्वालिटी को, किसी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं, या पर्सन हो, कोई प्लेस हो, या कोई भी थिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। ठीक है, जो हम क्वांटिटेटिव डेटा है वो हमारे एट्रीब्यूट्स में नहीं आता है। ठीक है, तो हम नंबर्स को तो स्टैट्स में कैलकुलेट कर लेते थे, मगर जब क्वालिटी की बात आई तो उसको किस में हम कंपेयर करें, किस में हम मेजर करें, इस चीज के लिए हमारा एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन आया था। ठीक है। अब दिस नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डेटा फॉर विच स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस नहीं है, होता है, उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से इसका ड्रॉबैक रहता है। तो इसके लिए क्या हुआ था, सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड, इज जनरली यूज टू मेजर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। तो ऐसा डेटा क्या करना है, मतलब मेजरमेंट, कैसी मेजरमेंट करता है वो, डेटा की क्वालिटी मेजर करता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज और न्यूमेरिकल वैल्यू। हम क्वांटिटेटिव डेटा को नंबर्स की फॉर्म में या फिर नंबर या फिर क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। हम क्वालिटेटिव डेटा को कैसे मेजर करते हैं, या तो उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस। हम ये बोल देते हैं कि कोई एजुकेटेड है,
अगर उसके अंदर फीचर है तो उसके अंदर वो प्रेजेंट है, नहीं है तो उसके अंदर वो एब्सेंट है। तो हम क्या करते हैं, क्वालिटीज को हम प्रेजेंट और इसकी एब्सेंस के तरीके से मेजर करते हैं। इन स्टैटिस्टिक द टर्म एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ सम क्वालिटी और क्वालिटीज। तो हम एट्रीब्यूट को स्टैट्स में क्या बोलते हैं, कि जो मेजर करे किसी की क्वालिटी या उसकी क्वालिटीज। ठीक है, किसी की एक क्वालिटी भी होती है, किसी की एक से ज्यादा भी क्वालिटी होती है, कि वो हम्बल है, एजुकेटेड है। ठीक है, ये सारे उसके पॉइंट्स आ जाते हैं, कि जरूरी नहीं है किसी के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट हो, उसके पास कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। दूसरा आता है क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लास फ्रीक्वेंसीज मैंने बताया था ना, कैटेगरी ऑफ एट्रीब्यूट आर टर्म्ड एज क्लास। क्या क्या कैटेगरी है एट्रीब्यूट्स की, उसको हम क्लास बोलते हैं। और देयर फ्रीक्वेंसीज आर टर्म्ड एज क्लास फ्रीक्वेंसीज। याद है हमने m×x की मैट्रिक्स बनाई थी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्लासेस होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज को हम क्लास फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ठीक है, आपको बताया था पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव क्लासेस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल रोमन लेटर से, कैपिटल A B C। और जो नेगेटिव क्लासेस होती हैं उनको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज क्लास आर रिप्रेजेंटेड बाय द पुटिंग दीज लेटर्स इन दी ब्रैकेट्स। मतलब जब हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज बतानी होगी इन एट्रीब्यूट्स की, तो हम उनको ब्रैकेट में प्लेस करते हैं। इन सच अ मैनर द हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक। अब जब हम हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, AB फ्रीक्वेंसी, AC फ्रीक्वेंसी, तो हमको कंबाइन लिखते हैं। ठीक है, जिसकी निकालनी है उन दोनों की, उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख के उसको ब्रैकेट में हम डाल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपका अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ आते हैं कुछ फॉर्मुलेज। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था वो था आपका, जिसमें आपको अभी मैं डिस्कस करूंगी, उसमें भी एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मुझे वो भी क्लियर कराना है। आज बेसिकली मेरे को जो मैंने मिस्टेक करी थी लास्ट क्लास में, मैंने वो भी ठीक करनी है, टॉपिक भी बताना है। ठीक है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। वो क्लास फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट ऑर्डर की होती है उसको हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एन डिक्टोमियस क्लासिफाई एट्रीब्यूट वुड बी 2n। ठीक है, जब डायक्टोनियमिस का मतलब है जब दो फैक्टर्स, दो एट्रीब्यूट्स है खाली। ठीक है, एक आपका मैनिफोल्ड था जिसमें कई सारे फैक्टर्स एट्रीब्यूट्स की हम स्टडी करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जब दो फैक्टर्स वाली एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं खाली, मतलब उसकी होती है 2 की पावर n। अब जैसे एग्जांपल के लिए, इफ 4 एट्रीब्यूट विल बी कंसिडर देन द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी वुड बी, 4 अल्टीमेट एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें पावर कैसे निकलती है 2 की पावर 4, तो आपकी 16 आ। अब बोला है टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ n डिक्टोनियस क्लासिफाई एट्रीब्यूट वुड बी 3 की पावर n। अब जब हमें टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा इन फॉर्मुलों को, इसलिए मैंने ये पूरा दोबारा से किया है, 3 की पावर n। ठीक है, जब हमें अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी 2 की पावर n, और जब हमें टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो उसकी 3 की पावर n होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 189 कराया था, उसमें भी थोड़ी मिस्टेक थी, जिसमें आपके 3 एट्रीब्यूट्स थे और आपको बताना था नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो जब हमें क्लास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए बोले ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है NCR। ठीक है, 2 की पावर r। n मतलब आपके जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स गिवन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मान लो, एट्रीब्यूट्स मान लो। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ABC थे ना, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। और r आपका होता है ऑर्डर। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ कितने इंडिविजुअल्स थे, विथ 3 एट्रीब्यूट्स ABC। ठीक है, तो ये आपका n हो गया 3। ऑर्डर कौन सा था आपका, सेकंड ऑर्डर क्लास, तो 2 हो गया। फॉर्मूला लगेगा NCR 3C2, 2 की पावर r 2। चेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल, इनटू में 2 की पावर 4, आपका 4, 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इनटू में 4। ठीक है, तो आप 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इनटू में 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया 12। तो मैंने उसमें ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया था आपका 6, इसमें आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी था उसमें, दैट इज 12। तो आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिए। अगर आपसे वो कुछ भी पूछ ले, कितने ही एट्रीब्यूट्स दे दें, कोई मैटर नहीं करता, आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, और जो ऑर्डर पूछा है वो आर होता है, सिंपली फॉर्मूला लगाया आपका आंसर
आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली 3 फॉर्मूले थे। एक जब आप अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 2 की पावर n, एक आप जब टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 3 की पावर n, और जब ये आपसे ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है NCR 2 की पावर n। ये कुछ मैंने अलग अलग ऑर्डर्स बनाकर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे रख के क्वेश्चन सॉल्व किया। आप इसको एक बार ट्राई कर लेना। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर आपका n हमने क्या लिया है, 3 लिया है। क्यों? क्योंकि LABC ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ये तो प्रेजेंस के हैं, नॉन प्रेजेंस के हैं, मगर एट्रीब्यूट तो 3 ही है ना, तो इसलिए हमने N3 लिया है। ऑर्डर हमारा 1 था तो 1 ले लिया, यहाँ पे 0 ऑर्डर था तो 0 ले लिया, यहाँ पे 2 ऑर्डर है तो हम R2 ले लेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा तो हम R भी हमारा 3 ले लेंगे। और एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसने क्लास नहीं देखी वो प्रीवियस क्लास देखे, पूरे सेशन देखे एट्रीब्यूट्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बार वो यही पूछेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसीज कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास फ्रीक्वेंसीज में क्या रिलेशन होता है। हमें एन निकालना है। एन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी सी अल्फा बीटा गामा सबका टोटल एन निकल के आता है। द लोअर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हाई ऑर्डर सेल फ्रीक्वेंसी। तो कैसे हमारा लोअर ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी निकलता है कि जितना भी हाई ऑर्डर सेल्स फ्रीक्वेंसी है उन सबका समीशन कर दो, ठीक है। तो ये है इनकी रिलेशनशिप कि कैसे हमारा ए फ्रीक्वेंसी का टोटल निकलता है, बी का निकलता है, अल्फा बीटा गामा। अगर ऐसे याद ना हो तो आपको पता है जो हमने मैट्रिक्स करी थी m इंटू में n, उससे हमें पता था कि कहाँ टोटल करके हमारा ए का टोटल निकल के आता है, बी का निकल के आता है, अल्फा का आता है, बीटा का आता है। तो जिस जिस चीजों को हम ऐड करते हैं ये वही बनी हुई है, ये कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, ठीक है। या आप मैट्रिक्स से एक बार मैट्रिक्स कर लोगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएंगी, नहीं होती है तो मुझे दोबारा बताना, क्लास देखना प्रीवियस एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन की, तो ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ए है, ए फ्रीक्वेंसी निकालना है, देखो फर्स्ट ए ही रहेगा, तो बस चेंज क्या होगा, सेकंड वाला, इसमें बी रहेगा, बी का प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंस है तो यहाँ एब्सेंट कर देगी। ऐसे ही अल्फा आ जाएगा तो अल्फा तो हमारा स्टार्टिंग में ही रहेगा, ए की जगह अल्फा है। वेरिएबल कौन सा चेंज होगा, बी वाला चेंज होगा, बी आएगा एक बार बीटा आएगा। ऐसे ही अगर बी आ रहा है इस बार ए चेंज होगा, एक बार ए प्रेजेंट है, एक बार ए एब्सेंट है। आपको पता ना ए का मतलब है, मान लो एजुकेशन है एट्रीब्यूट, तो ए का मतलब है कि वो एजुकेशन इस बंदे में, एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर हम उसे अल्फा दे देंगे इसका मतलब वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये अल्फा उसको डिनोट करता है। तो बी हमने बोला है कि बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमें ए एक बार हम प्रेजेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी को, और एक बार हम एब्सेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ए की फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ऐसे ही बीटा, ए बी आ गया तो याद रखना इस बार दोनों में आपको ए बी की प्रेजेंस लेनी है। चेंज सिर्फ कौन होगा, मान लो इसमें 3 एट्रीब्यूट की सिचुएशन आ गई, 3 एट्रीब्यूट्स ए बी सी, ठीक है। तो इस बार आप किसको चेंज करोगे, सी को, एक बार सी को लोगे, सी की प्रेजेंस होगी, एक बार सी की एब्सेंस होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें, मैट्रिक्स भी याद नहीं करनी है तो ये ट्रिक से याद हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये independence and association of attribute. Two attributes A and B are said to be independent if the proportion of A's amongst B's is the same as the proportion of A among, ठीक है। ये तो आपका बेसिक चीजें हैं, ये मैंने उसमें कराई है। मैं आपको आज खाली इंपॉर्टेंट चीजें कराती हूँ, जैसे यहाँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्ट उन पे आएंगे। ये तो प्रपोर्शन की बात है कि दो एट्रीब्यूट कब इंडिपेंडेंट होते हैं, ये चीज भी आपको याद करनी है। मैं डायरेक्ट चीजों पे आती हूँ, ठीक है। वो लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज को इस फॉर्म में लिखा है, जो यहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यही इस फॉर्मूले की फॉर्म में है कि कब हम दो ए बी एट्रीब्यूट्स को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, जब उनके प्रपोर्शंस कैसे कैसे एक दूसरे के सेम होंगे, कि ए बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बी की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी ए की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में बीटा की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बीटा की फ्रीक्वेंसी। और ए बी ए, एक बार हमने बीटा की प्रेजेंस ले लिया, एब्सेंस मतलब बी की एब्सेंस के मल्टीप्लाई करिए। ऐसे ही इस बार हम बी को चेंज नहीं करेंगे, अल्फा ए को चेंज करेंगे, ठीक है। ये भी चीज सेम है, ये भी चीज सेम है, और ये भी इस चीज को फिर ऐसे लिखा है। तो अगर ये सिचुएशंस आती हैं तीनों में से कोई भी, याद कर लो, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, आपको सिचुएशंस दी जाएगी ए बी, मतलब किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये तीनों सिचुएशन है
तो अब आप ऑल ऑफ दीज टिक कर दोगे, इनमें से कोई एक गिवन होगी तो आप उसको मार्क कर देंगे। अब बोलते हैं दो एट्रीब्यूट जब एसोसिएट होते हैं या तो वो पॉजिटिवली होते हैं या नेगेटिवली होते हैं, तो कब हम ए और बी को पॉजिटिवली एसोसिएट कहते हैं? जब ए बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो किससे? ए की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम दो एट्रीब्यूट्स को कब नेगेटिवली एसोसिएट कह रहे हैं? देखो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, ए बी की फ्रीक्वेंसी और ए मल्टीप्लाई में बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, ये क्या आ गया? इक्वल आ गया। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है, ये सिचुएशन है कि यहाँ पे कुछ तो इनके ऊपर है कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, या तो पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं जब ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, नेगेटिवली एसोसिएट कर रहे हैं जब ये लेस देन आ रहा है इससे। क्लियर हुआ? जब इक्वल आ गया तो मतलब कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ये नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, आपको पता था मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको यलीज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी कोफिशिएंट कराया एसोसिएशन का, ये उसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज थी, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, आपको खुद से करना है, जिसमें आपसे एक रिलेशन पूछी थी, आपको बताना था कि वैल्यू ऑफ क्यू 0 है या 1 है या -1 है, तो वो ये सिचुएशंस थी। प्रीवियस क्लास भी आप देखेंगे तो मैंने उसमें भी ये चीजें आपको कराई हैं कि क्या क्या। अब मैंने इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए थे उसमें भी बताया था कि क्यू की वैल्यू जब बिटवीन -1 और +1 पे लाई करती है, एक तो आपका ये क्वेश्चन यही बन गया कि क्यू की वैल्यू क्या लाई करती है। अब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्यू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन। जब आपका क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि एसोसिएशन दो एट्रीब्यूट्स में कैसी है? नेगेटिव है। वैल्यू ऑफ क्यू नियर टू -1 शो द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन, या फिर मान लो -1 से 0 तक के बीच में है, तो जो बीच की वैल्यू है -0.75, -0.45 या -99, ये सारी क्या है? ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन है, विच इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ डायगोनल फ्रीक्वेंसी आर हाई इनफ द प्रोपोर्शन ऑफ डायगोनल फ्रीक्वेंसी। अब क्यू माइनस ये +1 है, इंडिकेट्स द, सॉरी माइनस ही है यहाँ पर भी, तो Q -1 इंडिकेट करता है नेगेटिव एसोसिएशन। इन दिस केस द डायगोनल फ्रीक्वेंसी विड बी 0। तो जो डायगोनल फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी इस केस में? 0 होंगी। ये चीज भी याद रखें कि ये पूछ सकते हैं कि डायगोनल फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या होगी। और जब पॉजिटिव होगा Q तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन बताता है, जो कि +1 होता है, और जो भी +1 के आसपास होंगी उनको हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, +1 इंडिकेट करता है परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, -1 करता है परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन। और इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ द ऑफ डायगोनल फ्रीक्वेंसी वुड बी 0। इन दिस केस द ऑफ, इसमें क्या है, इन दिस केस द डायगोनल फ्रीक्वेंसीज वुड बी 0, और इसमें इन दिस केस द ऑफ डायगोनल फ्रीक्वेंसी वुड बी 0। और जब Q 0 आ जाएगा, इसका मतलब एट्रीब्यूट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वो डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉग्निशन भी किया था, इसका भी आपको फॉर्मूला कराया था, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, क्लास देखना, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, वही कि प्लस में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इनके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में, इसमें नेगेटिव होता है, यही वो चीजें लिखी हुई हैं अभी भी। इसके मेजर ऑफ एसोसिएशन चाय स्क्वायर, मैंने बताया था ना, चाय स्क्वायर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो मेजर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी है, तो उसका फॉर्मूला था यही, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, तो ये वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम विटल स्टैटिस्टिक पे। अब विटल स्टैटिस्टिक मैंने आपको कल ही बताया था, जो क्या करता है, ये किस पे यूज होता है, आर बीन एक्सटेंसिवली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड, की स्टडी ऑफ बर्थ, डेथ, यूज एन आइडिया ऑफ पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ एनी रिलीजन, कम्युनिटी या कंट्री। तो हमें किसी कंट्री का पॉपुलेशन की ट्रेंड को स्टडी करना है, कितनी डेथ हो रही है, कितनी बर्थ हो रहा है, कितना, किस टाइप का रिलीजन है, किस टाइप की कम्युनिटी है, क्या कंट्री है। हम ये देखते हैं कि बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, या फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, या फिर डेथ रेट ज्यादा है डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये सारी चीजें हम विटल स्टैटिस्टिक के अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मूवमेंट, पॉपुलेशन का एस्टिमेशन निकालते हैं, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन करते हैं, ये सारे बर्थ रेट, डेथ रेट स्टैटिस्टिक पढ़ना होता है, हमें सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने होते हैं, इस चीज के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है, किसी जहाँ की हमें मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज चेक करनी है। ठीक है, ऑपरेटिंग एजेंसीज को उनकी जरूरत पड़ती है, तो ये सारे हैं इसके यूजेस। अब आता है मैथड्स क्या होते हैं, मैथड्स कलेक्ट करने का, एक है आपका रजिस्ट्रेशन मैथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ obtaining vital statistic data is registration method which consists in a continuous and a permanent recording of vital events
pertaining to death, birth, marriage, migration, etc. These data, in addition to their statistical utility, also have their value as a legal document. Registration of birth provide information on place of birth, sex, age, religion, parents, number of previous issue and their sexes, and all these are the registration method. ये आपको पता है ना कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, उससे आपको क्या होता है, आप उस इंसान के बारे में, वो कहाँ पैदा हुआ, क्या उसकी एज है, उसकी सारा डेटा, हम पेरेंट्स का नाम क्या है, क्या उसका जेंडर है, ये सारी चीजें हम उसके बारे में पता निकाल सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज, आपको पता है मैरिज रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, ये सारी चीजें। डेथ रेट से डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उसके ऑफिस में जाके वो जमा होता है प्रूफ के लिए। जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब होती है तो उनकी जॉब उनके किसी और हायर को मिल जाती है, रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाती है। सेंसस मेथड होता है, सेंसस आपको पता है जनगणना होती है, तो वो भी एक तरीके से किसमें आता है, विटल स्टैटिस्टिक में ही आता है। अब कैलकुलेशन क्या क्या होती है इसके अंदर, जैसे क्रूड बर्थ रेट निकालना है, डेथ रेट निकालना है, ये फॉर्मुलेज हैं, आप ये भी एक बार के लिए देख सकते हैं, क्या पता वो आपको दे दे, पूछ लें कि बर्थ रेट निकालो, डेथ रेट निकाल के दिखाओ, तो ये इसके फॉर्मुले हैं। नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू में 1000। ऐसे ही डेथ रेट का होता है। मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं। अब आता है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आपको पता है ना, हम गेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच डेटा आर कलेक्टेड। हम पॉपुलेशन के बारे में गेस करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, सैंपल निकाल के डेटा में पॉपुलेशन का कुछ सैंपल लेके एस्टिमेशंस निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन इज टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। आपको पता है ना, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। और वहीं पर हम जब सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो एस्टिमेशन हम किस पे लगाते हैं, सैंपल्स पे लगाते हैं। एन एस्टिमेटर इज अ रूल, यूजुअली अ फॉर्मूला दैट टेल्स हाउ टू कैलकुलेट द एस्टिमेट बेस्ड ऑन द सैंपल। तो हमने जो पॉपुलेशन है, हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी तो नहीं कर सकते, तो हम उसका एक सैंपल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम डेटा को कैसे कैलकुलेट करें, वो चीज हमें एस्टिमेशन में पता चलती है, एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है। एस्टिमेट की टाइप्स होते हैं, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया भी था। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है गुड एस्टिमेटर की, वो अनबाइज्ड हो, ठीक है, बाइसनेस ना हो। क्या होता है, द एवरेज वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इक्वल्स द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। क्या होता है कि जो आपने एस्टिमेटर निकाला है उसकी एवरेज वैल्यू इक्वल होनी चाहिए जो पैरामीटर आप एस्टिमेट कर रहे हैं। मतलब जो आपने सैंपल का एस्टिमेशन निकाला है उसकी एवरेज वैल्यू आपके पैरामीटर के एस्टिमेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई बाइसनेस नहीं होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने में, कि मान लो आपको पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करनी थी, ठीक है, तो आपने क्या करा, सेलेक्टिव अपने पसंद के अपने घर के आसपास के लोग उठा लिए, तो क्या हो जाएगा, उस केस में अनबाइज्ड डेटा हो जाएगा, क्योंकि आपने सैम्पलिंग ना प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं करी, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपका जो एस्टिमेशन निकालते हैं उसमें दो मेथड्स हैं आपके, मतलब टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स, जो हम एस्टिमेट्स निकालते हैं। एक आपका होता है पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, और एक आपका होता है इंटरवल एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट। तो आपका पॉइंट एस्टिमेट में क्या होता है, हम सिंगल एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, एक सिंगल पैरामीटर लेके चल रहे हैं, सिंगल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ अ पैरामीटर। मतलब कि आप पैरामीटर का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक। जैसे अ सैंपल मीन इज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। आप सिंगल वैल्यू लोगे, आपने जैसे मीन ले लिया, आपने सैंपल का मीन निकाला, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा, जिसको आप किसके लिए कंपेयर कर रहे हो, पॉपुलेशन के मीन के साथ। तो मतलब खाली आप एक एस्टिमेट लेके चल रहे हो, या तो आपने मीन निकाल लिया, या आप वेरिएंस ले रहे हैं, या आप स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, पॉइंट एस्टिमेट। कि आप एक सिंगल एस्टिमेट लेते हैं, सैंपल का वेरिएंस ले लिया, उसको कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ, या स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया सैंपल का, उसको कंपेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन के साथ, ये होता है पॉइंट एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज, ये होता है हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज वेयर द पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई। जहां हम देखते हैं कि हमारा पैरामीटर मतलब कि गलत हो सकता है, यहां पर हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल
इसका इसलिए मैंने आपको पता होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन ऑल ऑफ दीज किया था, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी, क्योंकि वो ही आपका इंटरवल एस्टिमेट होता है। ठीक है, ये क्या है, अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरनल एस्टिमेट, ये इसी का टाइप है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका इंटरवल एस्टिमेट का टाइप है। ठीक है, आप इसमें रेंजेस निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस यूज होती है, तो ये है आपका एस्टिमेशन। So that's all for today. I hope you guys like this session. So thank you so much. मेरा बेसिकली आज का मोटिव ये था कि हमने जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें से कुछ टॉपिक्स थे, ट्रांसपोर्टेशन एट्रीब्यूट्स मैंने कराया हुआ था, एक तरीके से रिवीजन था कि आप लोग उसको देखो कि वो कितने इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, अभी भी मैंने एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ा हुआ है जो मैंने आपको कराया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में नहीं बताया। नेवर माइंड, कल 2015 के हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो मैंने आपके लिए छोड़े थे, आपने नहीं अटेम्प्ट करे, मैं खुद ही सॉल्व कराऊंगी, और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, नए टॉपिक्स लेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिंप्लेक्स रह रहा है। मैंने आज को क्लास में सिंप्लेक्स नहीं कराया है, टाइम सीरीज का भी कुछ कंसेप्ट है वैसे तो रहते हैं, वो भी हम करेंगे। तो ये कुछ दो चीजें हैं जो हम कल की क्लासेस में करेंगे, 2015 के कुछ क्वेश्चंस और ये दोनों मैथड। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, पेपर 1 के लिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है अवेलेबल, बच्चे पूछ रहे थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और जिन्होंने नोट्स पहले से परचेज किए हैं ₹150 में, वैसे मैंने आपको बताया था कि आप खाली पेपर 1 खरीदेंगे तो इट्स फॉर 150। ठीक है, मगर किसी ने नोट्स खरीदे हुए हैं पहले से ही स्टैट्स के, जिसमें उसने नोट्स भी खरीदे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी खरीदे हैं, तो उनको मैं ये सब क्या है, ये आप पेपर 2 मुझसे खरीद सकते हैं, दोबारा परचेज कर सकते हैं आप मुझे ये फॉर ₹100। ठीक है, ठीक है, अगर आपको थोड़े कम कंटेंट चाहिए, मतलब मान लो कि खाली बेसिक ही चीजें चाहिए, तो रुपीज आपको 79 में मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस है इसमें, थोड़ी दोनों में चेंजेस होंगे, इट्स अप टू यू, आपको क्या परचेज करना है, और जिसको खाली पेपर 1 लेना है तो वो मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है, ये भी आपका, ये तो सॉरी पेपर 1 का तो वही था 150 चार्जेस। ठीक है, तो आप जिसको नोट्स लेने हैं जल्दी ले लिया, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अपनी प्रैक्टिस करिए। जिनका पेपर 1 मतलब मेरे पास काफी मैसेजेस आए थे, इनका पेपर 1 प्रिपेयर नहीं था, स्टैट्स थी, तो उनके लिए मैंने पेपर 1 के नोट्स प्रिपेयर करे हैं। तो आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें। सो बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।